Hello everyone. So at first, once again, welcome to the Legalite channel. And today we have Nikhil with us. He cleared DU LLB CUET PG exam this year and got LC2. तो आज के इंटरेक्शन में, आज के इस इंटरव्यू सेशन में, आज के इस चिट चैट में निखिल विल गोइंग टू शेयर हिज जर्नी विद अस कि कैसे इन्होंने अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया, व्हाट वाज हिज रोड मैप, कैसे ये चल रहे थे आगे अपने प्रिपरेशन को करते हुए एंड देन क्लियर्ड हिज पेपर. निखिल, एट फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. सबसे पहला क्वेश्चन ये नहीं होगा कि रोड मैप पे आ जाओ. पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट पुशेस यू आउट. क्या आपको पुश कर रहा था इनिशियली? क्या मतलब क्या वो फैक्टर था जो आपने सोचा कि आई हैव टू गो फॉर लॉ, LLB करना है, लॉयर बनना है ना, लॉ करना है वाला फैक्टर क्या था? पहले उस पर आते हैं और फिर उसके बाद जर्नी वगैरह में बात करेंगे. सो इट इज कम्प्लीटली काइंड ऑफ हेल्दी इंटरेक्शन. यस, थैंक यू वेरी मच सर. आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. इवन बेसिकली मैं वही एकदम से मेरे मुंह से अभी निकलने वाला था, दैट इंस्टीट्यूट. सो दिस इंस्टीट्यूट इज ऑल अबाउट लाइक माई फैमिली and one of the biggest thing is, hi, I am Nikhil. Thank you. And today I had cleared my 2024 CUET exam this year and got admission in DU. So thank you very much sir for everything. And मुझे जो चीज़ें पुश आउट कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें जो मैं देख रहा था, एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड. हमेशा से प्रोफेसर से बात हुई और उनसे यही जानने को मिला कि कैसे तुम ह्यूमैनिटीज़ वाली फील्ड के अंदर आगे जा सकते हो. नहीं तो हर कोई बोलता था कि गवर्नमेंट जॉब ही तो है, बहुत एक पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनके अंदर यू कैन परस्यू योर प्रोफेशन. बट जब मुझे देखने को चीज़ें मिली कि हाँ, मुझे अपना पॉलिटिकल करियर कैसे आगे बनाना है, मुझे कैसे लीगल फर्म में आगे जाना है, कैसी चीज़ें लीगली मुझे आगे परस्यू करनी है, तो उस टाइम पे मुझे समझ आया कि हाँ, दैट दिस advocate thing or this advocacy is the one of the biggest thing and one of the good pursuing thing for me. तो वो सब चीज़ें हुई और सर कजन्स ने और सब प्रोफेसर्स ने सबने पुश आउट किया और मुझे लगा कि हाँ, हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, द रोड मैप पार्ट, कि भाई कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की, योर हार्डकोर जर्नी जो आपने 7-8 महीने पूरा लगाया पेपर के पीछे. एंड मुझे याद है ही वॉज विद अस अर्लियर एज वेल, बट उस टाइम उसका क्लियर नहीं हुआ लास्ट ईयर. तो इसने फिर ऑल ऑफ सडन मुझे बाद में कुछ मंथ्स के बाद फिर फ़ोन किया कि सर अभी मुझे वापस से ज्वाइन करना है. एंड आई सेड कि इस बार तो फिर करना पड़ेगा, है ना. तो अब वहाँ से शुरू करते हैं कि जो तुमने कहा कि मैंने कहा कि करना पड़ेगा, तो इसने कहा कि हाँ सर अब तो इस बार करना ही करना है. तो अब वहाँ से शुरू करते हैं कि कैसे वो तुमने अपने आप को मतलब वो बूस्ट किया, दैट कॉन्फिडेंस कि भाई एक बार दिया अभी नहीं हुआ है, वापस से जा रहा हूँ मैं. तो वो बूस्ट रिक्वायर्ड होती है, वो मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है, एंड देन डेडिकेशन तो है ही है. सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट. यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. मुझे अभी आपकी ये बात सुनते हुए एक बात याद आ गई कि हम एक दिन आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट थिंग्स कि पिछले साल जैसे सर ने बताया कि मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे कंसर्न्स थे जो मुझे क्लियर थे कि हाँ मैं कर लूँगा. बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कोई एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और आई वॉज वेरी कंफ्यूज. तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखा कि शिवेंद्र सर कि अब अगर कोई मतलब मुझे रामफल दे सकता है तो वो है शिवेंद्र सर, और वो लाके देंगे कि ले भाई ऐसे करना है. और उस दिन मुझे याद है सर, मैंने 6-7 बजे के करीब आपको कॉल किया था. 7-8 बजे के करीब आपको कॉल किया, और सबसे थैंकिंग फुल चीज़ तो ये है कि सर ने फ़ोन उठा लिया. नहीं तो मैं आप सबको बता दूं कि सर वैसे बहुत बिजी रहते हैं और सर पढ़ाते हुए फ़ोन तो देखते ही नहीं. तो वो चीज़ हम कभी कभार हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, बट दैट वाज आल्सो नाइस कि जब हम क्लास में हो तो सर ने फ़ोन उठाया और सर ने उठा के बोला कि हाँ भाई देख ठीक है ले. मैंने सर को बोला सर मुझे करना है इस बार, तो निकालना ही निकालना है. तो सर ने बोला आ जा, ये लीगलाइट से करना है तो इस बार निकालना ही पड़ेगा, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. तो मैंने बोला चलो सर ठीक है, मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप कराएंगे तो मैं करूँगा और निकाल लेंगे. और टच वुड द थिंग इज आज बाय द गॉड ग्रेस और सर के रोड मैप से मैं यहाँ बैठा हूँ. आते हैं अपने स्टडी प्लान पे तुम्हारे, कि जैसे कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, फिर मॉक्स में उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा,
फिर धीरे धीरे जो स्कोर इंप्रूवमेंट होती है, जैसे मुझे याद है बीच बीच में ही वाज लाइक सर पता नहीं होगा नहीं होगा, इस बार भी ऐसा ऊपर नीचे सा लग रहा है, तो कंटिन्यूसली वी यूज टू बूस्ट हिम अप कि नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ज़रा अब उस पर बात करते हैं, जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा रहा, उसके बाद फिर कैसे अपने आप को तुमने मेंटेन किया या अगेन पंप अप करके रखा कि चलो अभी मेरा होएगा, देयर इज़ नो डाउट दैट आई एम नॉट एबल टू डू दिस। और कहाँ से फिर आपको फील होना शुरू हुआ वो फील फैक्टर की हो सकता है, कुछ मॉक्स दिए थे या मॉक के पहले से ही वो फैक्टर आना शुरू हो गया कि नहीं हो जाएगा इस बार, क्या हुआ? हाँ सर, बेसिकली सबसे पहले तो यही चीज़ें हुई कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, इंस्टीट्यूट आया। याद है मुझे पहली क्लास ही मेरी रीजनिंग की थी यहाँ पे और रीजनिंग तो बाय वो सर बोलते हैं एक ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें रीजनिंग तो बड़ी अच्छी लगती है। बट इस बार जो पैटर्न में देखने को मिला कि 2 साल से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि पैटर्न कैसे DUET से जब CUET में चेंज हुआ और NTA पेपर कराने लगा, तो उस पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आने लगी कि दैट एग्जाम वॉज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, दैट पैटर्न वॉज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। हाँ, क्योंकि पहले लीगल और पॉलिटी के क्वेश्चन जी, ज़्यादा जी, होते जी। थे, अब रीजनिंग और मैथ्स की भी Maths वेटेज के- बढ़ गई NTA की वजह से। बिल्कुल सर, तो ये सब चीज़ें जब मैं देख रहा था तो मुझको एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैथमेटिक्स कहाँ 5 साल पहले छोड़ के आया था तो और प्रॉब्लमेटिक। मुझे तो आज भी याद है मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता था सर से, सर पकड़ के बैठ जाते थे, भाई तेरा क्या होगा बट वही है कि हमेशा जाता था सर के पास आफ्टर द क्लास, और क्लास में भी इंटरेक्शन करता था इतनी कि सर आप ये बता दो प्लीज़। हमारे के सर हैं, वो मैथमेटिक्स के इतने मतलब एज अ मतलब टीचर को हटा के बात करें तो इतने जॉली पर्सन है, साथ में वो मुझे इतना कुछ बताते थे। उन्होंने मुझे इतने रोड मैप्स दिए, पूरा स्केड्यूल बना के दिया। सर से मैंने स्केड्यूल रिफिक्स करवाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें कि हाउ आई हैव टू फोकस ऑन द मैथमेटिक्स और बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि कैसे 4 घंटे इस चीज़ को दे, कैसे तू वहाँ से अपना टाइम कम कर, रीजनिंग के इस पार्ट पे इतना ध्यान दे, इसकी वेटेज इतनी है। मतलब आई डोंट थिंक सर कि मैंने और कोई आई एम नॉट सेइंग कि मैंने यहाँ से क्लियर किया तभी मैं ये बात बोल रहा हूँ। लिटरली मुझे ये चीज़ लगती है कि और इंस्टीट्यूट्स क्या कराते हैं क्या नहीं कराते हैं मुझे नहीं पता, बट मैंने यहाँ से एक एक टॉपिक का टाइम बाइफिकेशन देखा है कि एक टॉपिक पे भी इतना टाइम देना है। दिस इज रियली ओवरवेलमिंग फॉर अस एज वेल, है ना? हमारे जी, लिए जी, भी सर। ये उतना ही शायद ओवरवेलमिंग है, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही एक बात नहीं होती, उसको एक्सेप्टेंस में और बाद में भी कंसिडर करना बड़ी बात होती है। आफ्टर रिजल्ट इनफैक्ट इफ समवन इज एक्सेप्टिंग, एडमिटिंग कि नहीं सर ये जो हुआ है वो यहाँ की वजह से या यहाँ के फैकल्टीज टीचर्स की वजह से, तो ये हमारे लिए खुद में प्राउड एज वेल एज ओवरवेलमिंग है। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं, ज़रा बात करते हैं पेपर के कुछ टाइम पहले वाली जो बटरफ्लाइज आने लगती है कि सर पता नहीं होगा नहीं होगा, मॉक में ये हो रहा है, ऐसे रिजल्ट्स आ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे आई मीन मुझे पता है, बट एज एन स्टूडेंट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ और शायद सब सुनना चाहेंगे कि जो पेपर के पहले वाली जो इंट्यूशंस होती हैं या बटरफ्लाइज जो टेंशन होती है, उस नर्व को कंट्रोल करना, उसमें फिर आपके मेंटोर्स का क्या रोल होता है, कैसे वहां पे थोड़ा काम करते हैं चीज़ों को? दूसरी चीज़, एक जो इस बार गुगली हुई थी पेपर में, छोटा सा क्या बड़ा सा चेंज था, रीजनिंग मैथ्स बस जीके का वेटेज ज़्यादा आ गया, तो फिर वहाँ पेपर देख के ऑल ऑफ सडन कैसे आपने अपने चीज़ों को कंट्रोल किया और फिर एक बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के लेके आना, रिजल्ट लेके आना, यहाँ तक कि अब स्टोरी पे आते हैं। सर बेसिकली आई एम थैंकफुल कि आपने क्वेश्चन पुट किया, बिकॉज ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप बोल रहे थे गूगली, वही आपने उसको करेक्ट किया कि गूगली वो थोड़ी सी नहीं उन्होंने चेंज किया, एक समहाउ इट इज़ अ बिग चेंज। मतलब जब आप एक पैटर्न के हिसाब से चल रहे हो ना और वो पैटर्न आपका एकदम से टेम्पर्ड हो जाए पेपर में स्पेशली, पेपर में ऑन द डे that was one of the problematic thing which we were focusing। मेरे साथ तो I was on the 50th क्वेश्चन और I was thinking कि अच्छा रीजनिंग तो आएगी अभी, मैं सर को कॉल करके बोल रहा था सर रीजनिंग तो आएगी अभी, मैं तो ये सोच रहा था। बट दैट वाज अ गुड थिंग कि हमने सब चीज़ों पे ध्यान दिया। और मॉक मैं लिटरली अभी 2 मिनट पहले आपको जो चीज़ें बता ही रहा था कि मतलब एक एक सेक्शन पे कैसे दिया, हमारे हिमांशु सर हैं और सबने मतलब एक एक टीचर से जो चीज़, मैं सर से बात वही करता था, सर ये मॉक क्या प्रिपेयर्ड रहते हैं क्या? तो सर यही कहते थे नहीं भाई, हम एक एक टीचर एक एक चीज बना के देते हैं, तब वो एक साथ डाल के और तुम्हें देते हैं। या प्रिपेयर्ड तो नहीं होती, वो आउटसोर्स नहीं करते, हमें खुद ही करना पड़ता है। जी, तो वो चीज मेरे को इतना अच्छा लगा कि
प्रीवियस ईयर इतना बिलीव इसलिए भी था, मैं आपको बताऊं कि प्रीवियस ईयर जो पेपर आया, और व्हेन सर एज सर वाज टेलिंग यू कि प्रीवियस ईयर मैं प्रिपेयर कर रहा था, और प्रीवियस ईयर जब मैंने पेपर देखा तो मॉक को मैंने सीरियसली नहीं लिया, और वही मॉक्स जब मुझे पेपर में देखने को मिले तो मुझे बहुत गलती लगी। और इस बार मैंने मॉक्स को 1% भी नहीं छोड़ा, चाहे कुछ हो, कोई टाइमिंग्स। और हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज बटरफ्लाईज आना और ये सब चीज़ें होना तो तब होगा जब आपको वो सपोर्ट और वो प्रमोट मिलेगा। मुझे अभी भी याद है हिमांशु सर की एक बात कि तुम्हारा एग्जाम 1 महीने पहले डेट्स आई थी, तो सर ने मुझे ये बोला कि 4 बजे एग्जाम होगा अप्रॉक्सीमेटली, और 4 बजे से ही हमेशा मॉक होगा। और मुझे पता है कि एक क्लास होती थी यहाँ पे, वो क्लास टेम्पर्ड हुई, उसका टाइम बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड हुआ, बट सब पूरे इंस्टीट्यूट ने सफ़र किया, और वो सफ़र करने के बाद भी हमारे को उस रोड मैप पे लेकर आए कि हमारा एक दिमाग, एक मेंटली वी आर प्रिपेयर्ड कि हमें इस टाइम पे बैठ के वो 4 बजे वाला टेस्ट देना है, तो 1 महीने तक प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो वहाँ जाके कोई स्लीपी नहीं रहेगा या कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहेगा, और मेंटली प्रिपेयर्ड वो ज़रूरी होता है, वो जोन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कई बार टाइमिंग होती है 2 बजे की, अब हमने मॉक करा दिया सुबह 10 बजे। दूसरी चीज़, वो मॉक का स्टैंडर्ड भी काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जैसा अभी तुमने कहा कि वो जब एग्जैक्ट रिप्ले काइंड ऑफ थिंग दिखती है तो लगता है कि यार मैंने गलती कर दी, मॉक देना चाहिए था। दूसरा फैक्टर होता है कि किस टाइम पे आपका पेपर हो रहा है, उसी टाइम पे पेपर को अगर कंडक्ट कराया जा रहा है आपके सेंटर पे, तो वो इंसान एटलीस्ट नेचुरली एडॉप्टिव रहता है पहले से एनवायरनमेंट में। ऑनलाइन पेपर है, ऑफलाइन पेपर है, जैसा भी है, एडॉप्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। खैर, लास्ट मोमेंट की बात फिर से वहाँ रह गई कि आप पेपर के कुछ दिन पहले अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, 1 वीक और 10 डेज पहले, क्योंकि उस टाइम पे मुझे याद है हर किसी के साथ होता है। इनफैक्ट मैं भी जब पेपर देता था या अभी भी अगर कभी देता हूँ, तो ये चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं कि पेपर के कुछ दिन पहले टेंशन शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, एज एन स्टूडेंट, कैसे आप डील करते हो उसको? सर, अगर हफ्ते 10 दिन की पहले की बात करें तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, बहुत डर लग रहा था एक तरीके से। वो डर लग रहा था, बट जो मॉक्स थे और सबका रिलायंस कि मुझे हर टीचर बोल रहा था कि इस बार हो जाएगा, इतनी टेंशन मत ले। मतलब मुझे हर कोई बोल रहा था। कहाँ से मैंने शुरू किया, जब मैं पहला मॉक दिया तो मैंने सर से बात करी कि सर मॉक में मज़ा ही नहीं आ रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। फिर हमने रोड मैप्स बनाए, उनके ऊपर काम किया, और उस काम को करने के बाद जब रिजल्ट आने लगा तो आई वॉज वेरी क्लोज विद द प्रीवियस कट ऑफ्स। और उन चीज़ों को देख के आई वॉज रिलाइंग ऑन माई सेल्फ एज वेल कि हाँ हो जाएगा। बट वही है ना, वो डर तो एक होता है कि यार इस बार भी नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शंस। मुझे अभी भी याद है कि एग्जाम के कुछ दिनों बाद सर के पास आके मैं बात कर रहा था कि सर कुछ और ऑप्शन देख लूँ सर, इसको छोड़ ही दूँ, मुझसे हो नहीं रहा है सर। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो लास्ट के 10 डेज थे उनके अंदर जो रिवीजन मोड था और वो सब चीज़ें थी, उसमें इंस्टीट्यूट आना मैंने देखा है। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से बात करी, उन्होंने बोला हमारी कोचिंग्स तो बंद हो गई। और मुझे जितना याद है कि मैं लास्ट डे पे भी ना, बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम आई वॉज इन द इंस्टीट्यूट। यहाँ पर कुछ काम चल रहा था, तब भी मुझे बुलाया, आई वॉज वेरी टेंस्ड, माई फ्रेंड्स वर वेरी टेंस्ड, और उन्होंने आके तब भी दैट डे दे वर ऑल्सो टेलिंग मी कि ये चीज़ ऐसे कर ले, ये चीज़ ऐसे कर ले, तेरा बहुत अच्छा हो रखा है। मतलब वो सर, वो प्रेशर से ना आप तभी निकल सकते हो जब आप किसी के ऊपर एक फोकस कर रहे हो, रिलाई कर रहे हो, और वो बंदा आपको बोलते हैं ना कि हाँ मैं तेरे पीछे खड़ा तो हूँ, हमें पता तो है कि हो जाएगा। तो वो चीज़ मुझे उस टाइम के लिए काम डाउन कर देती कि चलो कोई बात बस। और दूसरा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, कुछ चीज़ें अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप वो जरूर करो, बिकॉज उसके बिना चीज़ें बहुत हार्ड हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी आपको प्रमोट तो करेगा, सब चीज़ें करेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, बट वो कॉन्फिडेंस बिल्ड आपको अंदर से होना बहुत खुद से लाना जरूरी भी होता है, खुद में पीसफुल रहना भी बहुत ज़रूरी है। चलो, सो बेसिकली ओवरऑल फाइनली वी आर ऑन अ गुड नोट। आप गुड नोट पे हो तो ऑब्वियसली हम गुड नोट पे हैं। रिजल्ट जो है वो हर किसी के लिए हैप्पीनेस लेके आता है, एंड वी आर हैप्पी दैट यू हैव योर ultimate goal, you have achieved your ultimate goal, right? So thank you so much निखिल, यहाँ आने के लिए, अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। I guess so many people will get benefited with this, right? Thank you so much. Thank you so much, sir.